हेलो V4U के वॉरियर्स। तो कैसे हैं आप सभी। आज के बाद आप इंग्लिश को पढ़ेंगे नहीं, आप इंग्लिश को डिकोड करेंगे। एसएससी आपसे वर्ड्स नहीं पूछता, वो आपकी थिंकिंग एबिलिटी चेक करता है। एक ही वर्ड आप उसे सिर्फ मीनिंग से पहचानते हो, लेकिन उसे रूट, कॉन्टेक्स्ट और ग्रामर ट्रैप से पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में रूट, उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग, प्लस उस वर्ड के सिनोनियम और एंटोनियम भी सिखाए जाते हैं। आज से जब भी कोई वर्ड आएगा, आप उसे तोड़ेंगे, समझेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर एग्जाम में उसे कभी नहीं भूलेंगे। ग्रामर में भी आप रूल याद नहीं करोगे, आप एरर पहचानोगे, सीखोगे और वर्ड टू वर्ड चीज़ों को एनालाइज करोगे। पैराजेम्बल्स अब गैस नहीं होगा, लॉजिक से अरेंज होगा। यहाँ पर आपको पैराजेम्बल में शॉर्ट ट्रिक प्लस ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी देखने को मिलेगा। अब पैसेज आपकी समस्या नहीं, आपकी स्ट्रेंथ बनी गई। यहाँ पर आपको पैसेज को स्कैन करना, आइडेंटिफाई करना, अटैक करना और सॉल्व करना मिनिमम से मिनिमम टाइम में सिखाया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं, चीज़ों को डिकोड करके एक एक चीज़ डिटेल में समझाई जाती है, क्योंकि रटी हुई चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन समझी हुई चीज़ें हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। तो ये है वो सिस्टम जो तुम्हें एवरेज से टॉपर बनाएगा। तो अगर आप भी एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए लेक्चर नंबर 20 अब हम स्टार्ट करते हैं, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 18 सितंबर 2025 का शिफ्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है सिनोनियम से, और सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया है इन्वेक्टिव का। अब इसका रूट क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और इसका सिनोनियम एंटोनियम क्या है, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इन्वेक्टिव जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है इनवेही। अब इसमें इन का मतलब है अगेंस्ट या फिर विरुद्ध, और वेही का मतलब है टू कैरी, टू अटैक, यानी कि ले जाना या फिर हमला करना। और ये है एक नाउन। इसका इंग्लिश में मीनिंग है हार्श, एब्यूजिव और इंसल्टिंग लैंग्वेज। तो ये जो इनवेक्टिव है, इसको आप इनएक्टिव से याद रख सकते हैं। जो इंसान इनएक्टिव होता है उसको लोग क्या करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। ठीक है, तो ये निंदा से रिलेटेड है। यानी कि यहाँ पर बोला गया है, हिंदी में अगर इसका मीनिंग बोले तो कठोर, अपमानजनक या फिर गाली गलौज वाली भाषा। जब कोई गुस्से में किसी को बुरी तरह शब्दों से अटैक करे तो उसको हम बोलते हैं इन्वेक्टिव। ओके, अब यहाँ पर सिनोनियम और एंटोनियम देखिए। सिनोनियम में है यहाँ पर एब्यूज, मतलब कि गाली या दुर्व्यवहार, टायरेट यानी कि तीखी भाषणबाजी या फिर कटु वाक्य वर्षा। रेंट का मतलब क्या है, जो रेंट नहीं देता उस पर हम क्या करते हैं, गुस्से में बकवास या फिर चिल्लाते हैं। इंसल्ट, अपमान। वीटुपरेशन, वीटुपरेशन क्या है, निंदा या फिर गाली गलौज। अब इसके विपरीत, ये निंदा से रिलेटेड है तो इसके विपरीत क्या होगा, प्रशंसा से रिलेटेड। तो प्रेज क्या है, प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट क्या है, तारीफ करना। ईओलॉजी क्या है यहाँ पर, स्तुति। तो जो मैंने लास्ट क्लास में ईओलॉजी वर्ड पढ़ाया था, वहाँ पर भी आपको निंदा और प्रशंसा से रिलेटेड सिनोनियम एंटोनियम कराए थे। ओके, अब देखिए, एप्रिशिएशन क्या होता है, सराहना। एडमायरेशन क्या होता है, प्रशंसा या फिर आदर। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इन्वेक्टिव का मतलब मेनली है निंदा से रिलेटेड। ओके, और यहाँ पर हमें सिनोनियम बताना है इसका, यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे हमें पता चल रहा है कि वो निंदा से रिलेटेड है। यूलोजी का मतलब होता है प्रशंसा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। टायरेट का मतलब होता है निंदा। ओके, तो यहाँ पर
ये प्रशंसा से रिलेटेड है, ये भी और ये भी, तो ये होगा नहीं। ठीक है, ये तीनों क्या है, इसके एंटोनियम है और यही इसका सिनोनियम है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सिनोनियम से, और सिनोनियम यहाँ पर पूछा गया है इबुलिएंट का। अब ये इबुलिएंट मतलब क्या है इसका और इसका रूट क्या है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इबुलिएंट जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, वो आया है इबुलियर से। यहाँ पर ई या फिर एक्स का मतलब क्या है, आउट या फिर बाहर, और बुलियर का मतलब है टू बॉयल या फिर उबलना, यानी कि उबल कर बाहर आना। यहाँ पर देखिए, ये है एक एडजेक्टिव, और इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, फुल ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट या फिर एंथुजियाज्म, यानी कि जोश से भरा हुआ, उत्साहित या फिर ऊर्जावान। ओके, तो ये इसका हिंदी में मीनिंग है और ये इसका इंग्लिश में मीनिंग है। अब यहाँ पर देखिए सिनोनियम, इसका सिनोनियम क्या है, एंथुसियास्टिक यानी कि उत्साही, एक्सुबरेंट यानी कि अत्यंत उत्साहित, एनर्जेटिक यानी कि ऊर्जावान, विवेसियस यानी कि चंचल और जीवंत, चीरफुल मतलब कि प्रसन्न, यानी कि ये मेनली उत्साही से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसका एंटोनियम क्या होगा, उदासीन से रिलेटेड होगा। तो देखिए एंटोनियम, डिप्रेस्ड यानी कि उदास, डल नीरस, काम शांत, लेथर्जिक सुस्त, ग्लूमी उदास या फिर मायूस। ओके, तो ये मेनली उदास से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, इस वर्ड का मतलब है उत्साहित, और यहाँ पर हमें इसका सिनोनियम चाहिए। डिप्रेस क्या है, उदास, डल क्या है, नीरस, काम क्या है, शांत। तो ये सारे वर्ड इसके सेम हैं। एंथुजियास्टिक क्या है यहाँ पर, उत्साहित, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर आपसे एंटोनियम पूछा गया है और वो वर्ड है सेगेसियस। अब ये सेगेसियस का रूट देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सेगेसियस एक लैटिन वर्ड सेगेक्स से आया है, और इस सेगेक्स का मतलब होता है कीन या फिर वाइस, यानी कि चतुर या फिर समझदार। ये एक एडजेक्टिव है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है हैविंग और शोइंग कीन मेंटल डिसर्नमेंट एंड गुड जजमेंट, यानी कि समझदार, दूरदर्शी या फिर बुद्धिमान, उसको हम बोलते हैं सेगेशियस। ओके, अब इसका सिनोनियम देखिए, सिनोनियम इसका समझदार या फिर बुद्धिमान से रिलेटेड होगा, और एंटोनियम इसका मूर्ख से रिलेटेड होगा। तो सिनोनियम में है वाइस यानी कि बुद्धिमान, प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब समझदार या फिर विवेकशील, इनसाइटफुल दूरदर्शी या फिर समझदारी वाला, जुडिशियस का मतलब विवेकपूर्ण या फिर समझदार, स्क्रूड का मतलब क्या होता है, चालाक या फिर समझदार, फुलिश मूर्ख बेवकूफ, ये हो गया इसका एंटोनियम। अनवाइज का मतलब अविवेकपूर्ण, इम्प्रूडेंट का मतलब असावधान गैर विवेकी, इग्नोरेंट का मतलब है अज्ञानी या फिर अनभिज्ञ, नेव का मतलब होता है भोला या फिर अनुभवहीन, और मैंने आपको बताया था नीव, नीव यानी कि ये रूट जिसमें भी आते हैं इसका मतलब होता है न्यू से रिलेटेड, और न्यू लोग क्या होते हैं, भोले भाले होते हैं। ठीक है, और लोग उनको क्या बोलते हैं कि वो मूर्ख है या फिर अज्ञानी है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, सेगेसियस का मतलब था समझदार, पर हमें इसका एंटोनियम चाहिए, तो समझदार का एंटोनियम यानी कि विपरीत क्या होगा, मूर्ख। तो देखिए इंसाइटफुल, इंसाइटफुल क्या होता है, समझदार, वाइस क्या होता है, समझदार, प्रूडेंट क्या होता है, समझदार, तो ये सारे इसके सिनोनियम हो गए, तो ये तो होगा नहीं।
फुलिश क्या होता है? मूर्ख। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 4 है इडियम से, और यहाँ पर बोला गया है कि गैल एंड वॉर्मवुड, यानी कि इस इडियम का मीनिंग क्या है। तो इस इडियम को समझने के लिए अब हम एंशिएंट स्टोरी देखते हैं, वो एंशिएंट स्टोरी जिससे कि ये इडियम आया है। यह इडियम आया है द बाइबल से, यानी कि बाइबल में गैल और वॉर्मवुड का यूज दुख, सजा और कड़वाहट दिखाने के लिए किया जाता था। पुराने समय में लोगों को पता था कि वॉर्मवुड का मतलब होता है एक पौधा जो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, यहाँ तक कि गैल का मतलब होता है पत्ती, और वो पत्ती भी कड़वाहट का ही प्रतीक मानी जाती है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में दुख ज़्यादा हो, डिप्रेशन हो, या फिर अंदर से गुस्सा या फिर रिसेंटमेंट भर जाता था, तो उसे कहा जाता था गैल एंड वॉर्मवुड, मतलब कि दिल में इतनी कड़वाहट की जैसे जहर या फिर कड़वा पौधा भर गया हो। तो यहाँ से आपने सीखा कि जो ईडियम है गैल एंड वॉर्मवुड, इसका मतलब होता है बिटरनेस या फिर रिसेंटमेंट या फिर हेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग्स देखिए। इंग्लिश में इसका मीनिंग है डीप फ्रस्ट्रेशन, बिटरनेस या फिर रिसेंटमेंट, यानी कि गहरी निराशा, कड़वाहट या आक्रोश जैसी भावना। इसको हम बोलते हैं गैल एंड वॉर्मवुड। यहाँ पर इससे रिलेटेड सिनोनियम वाले इडियम क्या होंगे? बिटर पिल, यानी कि कठोर या फिर मुश्किल सच। सॉल्ट इन द वाउंड, यानी कि पुराने दुख को और बढ़ाना। किक द बकेट, ये है बिटर और फाइनलिटी के कॉन्टेक्स्ट में। सोर ग्रैप्स, यानी कि मनमानी ईर्ष्या। गैंग फायर, यानी कि तनाव या फिर निराशा। अब एंटोनियम वाले इडियम्स देखते हैं। पीस ऑफ केक, यानी कि आसान काम, हल्का अनुभव। ये सारी चीज़ें मुसीबत या डिप्रेशन से रिलेटेड है, और ये सारी चीज़ें प्रसन्नता से रिलेटेड है। वॉक इन द पार्क, यानी कि सहज या फिर सुखद अनुभव। क्लाउड नाइन, यानी कि अत्यंत खुशी। ऑन द क्लाउड नाइन, बहुत प्रसन्न। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, यानी कि राहत देने वाला अनुभव। और ये क्या है? डिप्रेशन देने वाला अनुभव। और ये क्या है? राहत देने वाला अनुभव। ओके, अब यहाँ पर जो ये इडियम दिया है, इसका मतलब कड़वाहट, या फिर डिप्रेशन से रिलेटेड है। ओके, अब ऑप्शंस देखिए। लिंगरिंग क्यूरियोसिटी, नहीं। हार्मलेस एनवी, नो। सडन रियलाइजेशन और एनलाइटमेंट, नहीं। डीप फ्रस्ट्रेशन एंड रिसेंटमेंट, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड देखना है जिसका मीनिंग हो अ पर्सन ऑफ हाई रैंक और टाइटल, यानी कि वो वर्ड जिसका मतलब हो कि एक इंसान जो कि हाई रैंक या हाई टाइटल का हो। तो यहाँ पर देखिए, हाई रैंक और डिग्निफाइड के लिए हम यूज़ करते हैं नोबल। अब इस नोबल में इसकी एंडिंग तो ई से होती है और बी एक ही रहता है, डबल बी यूज़ नहीं करते हम। ठीक है, और ये वाला नोबल अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। ठीक है, और ये वाला नोबल है हाई रैंक या फिर डिग्निफाइड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमको इस वाले नोबल से मतलब है। अब देखिए रूट। नोबल एक लैटिन वर्ड है जो कि नोबलिस से आया है, और नोबलिस का मतलब होता है फेमस, वेल नोन और हाई रैंक, यानी कि प्रसिद्ध, उच्च पद वाला। अब यहाँ पर देखिए, ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों हो सकता है। नोबल पर्सन, तो वहाँ पर महान, उच्च कोटि का व्यक्ति, और नाउन में ही इज़ अ नोबल, यानी कि उच्च पद वाला व्यक्ति, कुलीन व्यक्ति। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका इंग्लिश और हिंदी में मीनिंग। अ पर्सन ऑफ हाई रैंक
एरिस्टोक्रेटिक और डिग्निफाइड, यानी कि उच्च पद वाला व्यक्ति, कुलीन या फिर प्रतिष्ठित। ओके, अब मेनली आपको स्पेलिंग पे फोकस करना है कि नोबेल, ये है स्पेलिंग। ओके, तो अ पर्सन ऑफ हाई रैंक और टाइटल को हम क्या बोलते हैं? नोबेल। ओके, ध्यान रखना है कि BLE होता है। ओके, यहाँ पर डबल बी है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ आई है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर EL है, ये अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर नोबल है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर हमें करेक्ट स्पेलिंग बताना है किसका? एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल, मतलब कि छोटे से डिसअप्रूवल का जो एक्सप्रेशन है, इनमें से कौन सा वर्ड यूज किया गया है, यानी कि इनमें से कौन सा वर्ड है जो इसका करेक्ट स्पेलिंग है। तो यहाँ पर रूट से हम समझते हैं। एक्सपोस्टुलेशन एक लैटिन वर्ड से आया है जो कि है एक्स पोस्टुलेर। अब यहाँ पर एक्स का मतलब आउट या फिर पूरी तरह बाहर से रिलेटेड है, और पोस्टुलेर का मतलब होता है टू डिमांड या फिर रिक्वेस्ट, यानी कि मांग या फिर कहना। तो ये एक नाउन है, और इंग्लिश में इसका मीनिंग है अ एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट और माइल्ड डिसअप्रूवल ऑफ्टन विद रीजनिंग, यानी कि किसी काम या फिर व्यवहार पर हल्का विरोध या आपत्ति व्यक्त करना, सलाह देना या समझना। अगर हम सिंपल में आपको बताएं तो जब आप किसी के एक्शन को ठीक नहीं मानते और रीजनिंग के साथ अपनी निंदा या फिर ऑब्जेक्शन जताते हो, तो उसी को बोला जाता है एक्सपोस्टुलेशन। ओके, अब यहाँ पर स्पेलिंग में क्या क्या एरर दे सकता है SSC, वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सपोस्टुलेशन में ये डबल S दे देगा, सिंगल S होता है। T को यहाँ पर इसने हटा दिया है, यहाँ पर T के बाद U आना चाहिए, E दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए डबल L लगा दिया है। कन्फ्यूज़न विद सिमिलर वर्ड्स, अब ये पोस्टुलेशन होता है, डिमांड, रिक्वेस्ट, मीनिंग डिफरेंट है, और एक्सपोस्टुलेशन का होता है मतलब माइल्ड डिसअप्रूवल या फिर रीजनिंग ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये एकदम इससे डिफरेंट मीनिंग देता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है S और L के ऊपर। ठीक है, तो स्पेलिंग क्या होगी? एक्सप्रेशन ऑफ माइल्ड डिसअप्रूवल का एक्सपोस्टुलेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्स 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 एक्स, पोस्टू, यहाँ पर पोस्टू, टी यहाँ पर नहीं है तो ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर टी के बाद यू नहीं है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ डबल एल है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, और यहाँ पर पूछा गया है अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विद माइनर डिटेल, वो इंसान जो छोटी छोटी डिटेल को भी लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है, उसको क्या बोलते हैं? अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन 1 में है क्रिटिक। क्रिटिक क्या है? एक लैटिन वर्ड क्रिटिसियस से आया है, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु इवेल्युएट और जज समथिंग, यानी कि समीक्षक या फिर आलोचक, उसको हम बोलते हैं क्रिटिक, यानी कि जो किसी को क्रिटिसाइज करता है उसी को बोलते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में था ग्रामेरियन। ग्रामेरियन एक लैटिन वर्ड ग्रामेटियस से आया है, जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडी और इज एन एक्सपर्ट इन ग्रामर, यानी कि जो ग्रामर में एक्सपर्ट हो उसी को ग्रामेरियन बोलते हैं, व्याकरणज्ञ बोलते हैं। स्कॉलर कौन होता है? स्कॉलरिस से आया है रूट से, अ लर्नड पर्सन या फिर स्पेशली इन एकेडमिक, यानी कि विद्वान या फिर ज्ञानी, उसको हम बोलते हैं स्कॉलर। अब नेक्स्ट है पीडेंट। पीडेंट एक लैटिन वर्ड पिडागोग्यूस से आया है, और इसका मतलब होता है अ पर्सन एक्सेसिव कंसर्न विद माइनर डिटेल और रूल्स, यानी कि पंडित या फिर द्वेषी या फिर तुच्छ बातों में उलझने वाला, उसको हम बोलते हैं पीडेंट। ओके, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए। क्रिटिक, क्रिटिक कौन है? आलोचक।
तो यहाँ पर आलोचना से तो कोई सेंस है नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ग्रामेरियन कौन होता है? ग्रामेरियन होता है व्याकरणज्ञ, तो ये भी रॉन्ग है। स्कॉलर होता है ज्ञानी, तो ये भी नहीं होगा। पीडेंट है तुच्छ बातों पर ध्यान देने वाला, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, और यहाँ पर बोला गया है टू लीव सडनली और हरिडली, मतलब कि जल्दीबाजी में लीव यानी कि चले जाने को क्या बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए एब्सकॉन्ड, यानी कि आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि 1 सेकंड में, एब्सकॉन्ड 1 सेकंड में चला गया। अब ये देखिए एक लैटिन वर्ड होता है एब्सकॉन्ड्रे, जिसका मतलब होता है टू हाइड, 1 सेकंड में हाइड हो गया। टू लीव सीक्रेटली एंड क्विकली ऑफ्टन टू अवॉइड नोटिस और लीगल ट्रबल, यानी कि भाग जाना, चोरी छिपे निकल जाना, यानी कि जल्दी में चोरी छिपे भागने को हम बोलते हैं एब्सकॉन्ड। नेक्स्ट ऑप्शन में था परएम्बुलेट। परएम्बुलेट एक लैटिन वर्ड परएम्बुलर से आया है, जिसका मतलब होता है टू वॉक थ्रू, यानी कि टू वॉक थ्रू और अराउंड एन एरिया यूजुअली लिश्योरली, यानी कि भ्रमण करना या फिर टहलना। ओके, अब देखिए सर्कम एम्बुलेट। सर्कम एम्बुलेट एक लैटिन वर्ड सर्कम एम्बुलेट से आया है, जिसका मतलब होता है टू वॉक अराउंड। सर्कम का मतलब क्या होता है? सर्कल, तो गोल गोल घूमने को क्या बोलेंगे? सर्कम एम्बुलेट, यानी कि टू वॉक अराउंड समथिंग यूजुअली इन रिचुअल और सेरेमनी वे, यानी कि परिक्रमा करना। अब नेक्स्ट है लॉइटर। लॉइटर एक इंग्लिश वर्ड लॉइटरेंस से आया है, जिसका मतलब होता है टू हैंग अबाउट, यानी कि टू स्टैंड और वेट अराउंड विदाउट पर्पस, यानी कि घूमते रहना, बेकार घूमना। और यहाँ पर बोला गया था कि सडनली और जल्दी में भागने को क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए प्री एम्बुलेट का मतलब था टहलना, तो ये होगा नहीं। सर्कम एम्बुलेट का मतलब है परिक्रमा, तो ये भी नहीं होगा। लॉइटर का मतलब है बेकार घूमना, तो ये भी नहीं होगा। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है 1 सेकंड में, यानी कि सडनली गायब हो जाना, भाग जाना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक से, और यहाँ पर आपको फिलिप्स में दिया गया है हैड दे सबमिटेड द प्रपोजल अर्लियर, अगर जो वे प्रपोजल को पहले सबमिट करते तो दे डैश द फंडिंग, तो उनको फंडिंग मिलती। सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है हैड से, और यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये है ऑक्सिलरी वर्ब और ये है मेन वर्ब। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अगर जो इफ़ या फिर हैड से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इतना तो आपको पता है कि यहाँ पर कंडीशन बताया जाता है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर उसने पहले प्रपोजल सबमिट किया होता तो उसको फंडिंग मिलता, यानी कि ऐसा होता तो ये हो जाता। यहाँ पर ये अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है, यानी कि ये है एक थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, जिसमें कि इमेजिनरी पास्ट सिचुएशन प्लस रिजल्ट, जो कि अभी हुआ ही नहीं है, वो रिजल्ट दिखाया जाता है, वो होता है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल सब्जेक्ट वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें हैड दे सबमिट, यहाँ पर क्या है? इफ दे हैड सबमिट, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अगर जो इफ है तो यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, और अगर इफ नहीं है तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा। और यहाँ पर ये क्या शो करता है? पास्ट अनरियल कंडीशन को शो करता है। इसके बाद जो क्लोज स्टार्ट होता है, यानी कि जो रिजल्ट बताता है, यहाँ तक तो यहाँ पर इमेजिनेशन बताया गया है, फिर उसके बाद इसके बाद रिजल्ट बताया जाता है। तो रिजल्ट में क्या है कि दे वुड हैव रिसीव्ड,
यहाँ पर रिजल्ट इन पास्ट का सेंस जा रहा है, तो शुरू में होगा हैड और लास्ट में होता है वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल। ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होगा, वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल यानी कि रिसीव्ड। वुड गेट तो होगा नहीं, हैड रिसीव्ड तो होगा नहीं, विल हैव रिसीव्ड भी नहीं होगा। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि इसका ये रूल ही है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में शुरू में इफ या हैड होता है और रिजल्ट में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पर आपको सेंटेंस में एरर ढूंढना है। जैसे कि द CEO along with his deputies were present during the final negotiation with the investor and regulators। यानी कि जो CEO था वो अपने डेप्यूटीज के साथ फाइनल जो नेगोशिएशन था वहाँ पर प्रेजेंट था, और ये नेगोशिएशन किसके साथ था, इन्वेस्टर्स और रेगुलेटर्स के साथ। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये है along with। अब मैं आपको एक रूल बताऊंगी, यहाँ पर देखिए ये कॉन्सेप्ट हमने माइंड मैप में आपको पढ़ाया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो माइंड मैप था ना, उसके अंदर आपको मैंने ये पढ़ाया है। अगर जो अभी तक आपने माइंड मैप्स के क्लासेस नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको माइंड मैप्स के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप कम समय में अच्छे से समझकर चीज़ों को पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा, रटने से आप बार बार भूल जाते हैं और समझकर पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर हम रूल पर आते हैं, तो रूल नंबर 7 में मैंने आपको बताया था एज वेल एज, विद, along with, together with, beside, including, in addition to, accompanied by, unlike, rather than, except। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं और दो सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं, जैसे कि ये CEO और ये हिज डेप्यूटीज, ये दो सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट 1 मान लेते हैं, ये सब्जेक्ट 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये इसके बीच में आ रहा है along with। अब यहाँ पर हम वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है। तो यहाँ पर टेक वर्ब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब यूज़ होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि यहाँ पर वर्ब को यूज़ हमें CEO के अकॉर्डिंग करना है, और CEO क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हमें वर्ब भी क्या लेना है, सिंगुलर वर्ब लेना है। लेकिन वर क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो इसीलिए यहाँ पर ये वर गलत है। यहाँ पर हमें यूज़ करना है वॉज का। ओके, तो एरर कौन से पार्ट में मिला आपको, एरर मिला पार्ट नंबर 2 में। डन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। डन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्टिव पैसिव वॉइस से, और मैंने आपको बताया है कि वॉइस या फिर नरेशन में आपको VTR अप्लाई करना होता है। सबसे पहले वर्ब को चेक कीजिए, तो यहाँ पर ये जो डैमेज्ड है ये V2 है, तो एक्टिव में दिया गया है V2। अब यहाँ से आप टेंस पता कीजिए, तो ये क्या है, सिंपल पास्ट। ओके, सिंपल पास्ट का एक्टिव फॉर्म। ओके, अगर जो आप इसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, वॉज या फिर वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, तो अब आपको देखना है कि ये सेम स्ट्रक्चर इन ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन में है। अब यहाँ पर देखिए आर डैमेज्ड, ये होगा नहीं, हैड बीन डैमेज्ड, ये भी नहीं होगा, हैव बीन डैमेज्ड, ये भी नहीं होगा, वर डैमेज्ड, V3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर भी आपको एरर डिटेक्शन करना है, और यहाँ पर सेंटेंस गिवन है इफ द एलिगेशंस वर substantiated and procedural lapses prove, the committee might have had enough reason to initiate an interprobe which never occurred। तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इफ से और might have had यूज हुआ है। यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल जाना चाहिए कि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है। ओके,
तो कमेटी के पास आंतरिक जांच शुरू करने का पर्याप्त कारण हो सकता था, जो कि कभी नहीं हुआ। यानी कि अनरियल कंडीशनल सेंटेंस है ये। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर जो एलिगेशंस प्रूव हो जाते वर सबस्टेंडेड एंड, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो एंड या फिर और कंजंक्शन होता है, ये दो सेम चीज़ों को जोड़ता है, दो सेम क्लोजेस को जोड़ता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये है मेन वर्ब। ऐसे ही ये है सब्जेक्ट, और यहाँ पर देखिए प्रोसीजरल लैप्सेस क्या है, ये है प्रोसीजरल लैप्सेस पूरा सब्जेक्ट, और यहाँ पर ये डायरेक्टली मेन वर्ब दे दिया गया है। यहाँ पर एक ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है। अगर यहाँ पर वर है, मतलब कि पास्ट टेंस है, तो यहाँ प्रूवन से पहले भी पास्ट टेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनना चाहिए सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब देखिए, यहाँ पर वर है और यहाँ पर V3 है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो ये बता रहा है कि ये सेंटेंस पास्ट में है। तो एंड जब यूज़ होता है एज अ कंजंक्शन, तो जो एंड होता है वो सेम स्ट्रक्चर को ज्वाइन करता है। या तो वो क्लोज क्लोज को ज्वाइन करेगा, फ्रेज फ्रेज को ज्वाइन करेगा, वर्ड वर्ड को ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक क्लोज है, तो यहाँ पर भी ये पूरा का पूरा एक क्लोज को ही ज्वाइन करेगा। तो यहाँ पर भी आना चाहिए सब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, प्रोसीजरल लैप्सेस, ये तो हो गया सब्जेक्ट। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं था, मेन वर्ब इन्होंने दे दिया है प्रूवन। अब ये प्रूवन क्या है, V3 है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब की ज़रूरत है, और पास्ट में है तो वॉज या फिर वर में से ही कोई सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोसीजरल लैप्सेस, लैप्सेस क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको वॉज का यूज़ ना करके वर का यूज़ करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता चली कि जो एरर है वो पार्ट नंबर 2 में है। और एरर है क्या, एरर ये है कि यहाँ पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया गया है, जो कि है वर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 13 है होमोनिम से। और जैसा कि आप जानते हैं होमोनिम्स क्या होते हैं। होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड वर्ड है, इसी का होमोनिम आपको बताना है। अब इस वर्ड के दोनों मीनिंग क्या होते हैं वो पहले मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मीटर, इसका मतलब होता है क्लोथिंग या फिर हेड गियर, ये, ठीक है, इसको मीटर बोलते हैं रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है, जो कि इन्होंने पहन रखा है यहाँ पर। अब दूसरा मीटर क्या होता है, जॉइंट या फिर एंगल, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब कि कोणक वाला जोड़ या फिर झुकाव वाला जोड़। A joint made by cutting two pieces at an angle to fit together, उसी को बोलते हैं मीटर। ओके, तो आपको यहाँ पर मीटर के दोनों मीनिंग पता चली, एक तो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में है और दूसरा कटिंग एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, द बिशप वॉर अ मीटर एम्ब्रॉयडेड विद गोल्डन थ्रेड। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बिशप है उन्होंने एक गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडेड मीटर पहन रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन थ्रेड से एम्ब्रॉयडेड मीटर, यानी कि ये जो कि रिलीजियस कैप है उसे इन्होंने पहन रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मीटर का जो कॉन्टेक्स्ट है वो रिलीजियस कैप से है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, द कार्डिनल्स मीटर वॉज ट्रिम्ड इन क्रिम्सन। ऑप्शन नंबर सेकंड जो था उसमें बोला गया है कि जो कार्डिनल है उसके मुकुट पर गहरे लाल रंग के किनारे लगी हुई थी। तो ये भी क्या है, रिलीजियस कैप से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर थर्ड, द प्रोसेशन डिस्प्लेड अ एंशिएंट मीटर इन अ ग्लास केस।
यानी कि जुलूस के एक प्राचीन मुकुट को कांच के बक्से में प्रदर्शित किया गया। तो यहाँ पर भी ये रिलीजियस कैप से रिलेटेड है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 है, ये ऑप्शन नंबर 3 था और ये 2 था और ये 4 है और ये 1 है और ये क्वेश्चन है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, द चिल्ड्रन एडमायर्ड द स्पार्कलिंग मीटर ऑन द अल्टर, यानी कि बच्चों ने वेदी पर जगमगाते मुकुट की प्रशंसा की। ठीक है, तो यहाँ पर भी इस मुकुट या फिर इस रिलीजियस कैप से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन में कैप से रिलेटेड है, जो कि क्वेश्चन में भी सेम चीज़ दी गई है। तो यहाँ पर होमोनिम में उससे डिफरेंट मीनिंग वाला वर्ड हमको चाहिए, वही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। जैसे कि द वेल्डर फिटेड अ स्टील मीटर ज्वाइन एट द 45 डिग्री एंगल, जो कि आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ये कटिंग और फिटिंग से रिलेटेड है। यहाँ पर इस मीटर का मतलब ये है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। डन। यहाँ पर रिलीजियस कैप से रिलेटेड था, ये भी रिलीजियस कैप से, ये भी रिलीजियस कैप और ये भी रिलीजियस कैप, और ये क्या है, कटिंग एंड ज्वाइनिंग से रिलेटेड। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर आपको पैसिव वॉइस गिवन है और इसे आपको एक्टिव वॉइस में करना है चेंज। VTR करेंगे यहाँ पर हम अप्लाई। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम वर्ब चेक करते हैं। यहाँ पर वर्ब देखिए, वर्ब है वर इंटरप्रेटेड टू हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड। अब इस पूरे सेंटेंस में बोला गया है कि द फाइंडिंग्स वर इंटरप्रेटेड टू हैव बीन मिसरिप्रेजेंटेड बाय द स्पोक पर्सन इन द ऑफिशियल रिलीज, यानी कि फाइंडिंग्स में प्रवक्ता द्वारा निष्कर्षों को गलत तरीके से प्रस्तुत किए जाने की बात की गई है। ओके, वर इंटरप्रेटेड से क्या पता चल रहा है कि ये एक पास्ट पैसिव है, और टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड से क्या पता चल रहा है कि ये परफेक्ट पैसिव इन्फिनेटिव है। तो जब भी वॉज वर V3 प्लस टू हैव बीन V3 दिया गया हो पैसिव में, तो उसको जब हम एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो होता है सब्जेक्ट प्लस इज बिलीव्ड या फिर सेड या फिर थॉट टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, यहाँ इज यूज क्यों होता है, क्योंकि यह जनरल बिलीफ या फिर रिपोर्टेड फैक्ट बताने के लिए यूज होता है। टेंस को यूनिवर्सल रिपोर्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तब यूज होता है, ये दोनों कारण हैं। ठीक है, तो अब हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर दिया गया था द फाइंडिंग्स वर इंटरप्रेटेड टू हैव बीन मिस रिप्रेजेंटेड बाय द स्पोक पर्सन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो द स्पोक पर्सन, उसके बाद क्या आएगा, इज बिलीव्ड या फिर सेड या फिर थॉट। तो इज बिलीव, उसके बाद टू हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मिस रिप्रेजेंटेड द फाइंडिंग्स। ओके, यहाँ वॉज है, ये होगा नहीं, यहाँ भी वॉज है, ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगा। इट इज़ बिलीव का यूज़ हम नहीं करेंगे, और यहाँ पर इज़ बिलीव टू हैव मिस रिप्रेजेंटेड, जो कि मैंने आपको एकदम डिटेल में इसका कॉन्सेप्ट बताया। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 15 है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, और यहाँ पर ये जो हाईलाइटेड पार्ट है इसे हमें करना है इम्प्रूव। यहाँ पर देखिए, आई एम लाइकिंग दिस मूवी अ लॉट। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले देखते हैं, फिर इसे इम्प्रूव करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एरर है यहाँ पर एम लाइकिंग, जो कि इन्होंने ऑलरेडी मार्क करके दे रखा है। क्यों एरर है, क्योंकि लाइक एक स्टेटिव वर्ब है। अब ये स्टेटिव वर्ब क्या होता है, स्टेटिव वर्ब्स वो होते हैं जो कि स्टेट दिखाते हैं, एक्शन नहीं दिखाते। ओके, वो क्या दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं। जैसे कि लाइक, लव, हेट, नो, बिलीव, अंडरस्टैंड। तो इन सारी चीज़ों में कोई एक्शन होने का बोध नहीं होता है, तो उन्हीं को हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। अब इन वर्ब का यूज़ कंटिन्यूअस टेंस यानी कि आईएनजी फॉर्म में नहीं होता।
तो इसीलिए आई एम लाइकिंग नहीं होगा क्योंकि कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज़ इसका नहीं होता। तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ये वर्ड्स ऐसे ही यूज़ होते हैं जैसे कि आई लाइक दिस मूवी अ लॉट। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर होगा लाइक। हैव लाइक्ड नहीं, लाइक्ड नहीं। एम एंजॉय दिस मूवी नो, ओनली लाइक। डन। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच गिवन है और इसे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है कन्वर्ट, और यहाँ पर आपको VTR करना है अप्लाई। सबसे पहले वर्ब देखिए तो हैवेंट ईटन, यानी कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट में जो स्ट्रक्चर दिया गया है वो है हैज़ या फिर हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर आप इसका टेंस पता कीजिए। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते समय जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम ऑप्शंस देखते हैं किसमें ये सेम रूल या सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए सी डिडंट ईट, ये हो जाएगा रॉन्ग। ये है हैजंट, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। वॉजंट, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर है हैड नॉट या फिर हैडंट ईटन, V3। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 17 भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से है। यहाँ पर भी हमको VTR अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट स्पीच गिवन है और इनडायरेक्ट स्पीच में इसे कन्वर्ट करना है। वर्ब चेक करते हैं तो यहाँ पर है सेल, ये है V1। तो यहाँ पर सेल चेंज किस में होता है, जो सेल होता है वो शुड में या फिर वुड में चेंज हो जाता है। ओके, क्योंकि ये एक मॉडल है। डन। और इसके बाद फिर V1 ही आता है। जैसा कि मैंने आपको जब वर्ब्स पढ़ाए थे तो वहाँ पर मॉडल वर्ब पढ़ाया था, तो वहाँ बताया था कि मॉडल के बाद हमेशा V1 फॉर्म ही आता है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाते समय दिस का हो जाता है डैट। ओके, ये दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए विल है, ये हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ पर सेल है, ये भी हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ शुड है और यहाँ वुड है। मैंने आपको बताया कि शुड या वुड दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए दिस का यहाँ डैट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर दिस का दिस ही है, तो इसलिए ये हो जाएगा रॉन्ग। अब यहाँ पर दिस का डैट हो गया है और यहाँ वुड है। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी मिली होगी कि वुड के साथ यहाँ पर डैट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर यहाँ पर भी डैट दे दिया होता तो कन्फ्यूज़न हो जाता। ओके, क्योंकि यहाँ पर वुड और शुड दोनों ही करेक्ट माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है, इसे आपको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। VTR अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अगर आप देखें तो फिर से ये सेंटेंस हैड से स्टार्ट हो रहा है और कुड हैव बीन यहाँ पर दिया है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि बार बार जितने भी लास्ट के हमने PYQs के सेट्स सॉल्व किए हैं उसमें सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है, और ये होता है कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं, नो चेंज। ठीक है, इसमें वर्ब चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए इफ़ है तो इफ़ होगा नहीं, यहाँ भी इफ़ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ हैड है और यहाँ भी हैड है। यहाँ पर हैड के बाद नॉट नहीं है, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद नॉट है, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरे मीनिंग को ही बदल दे रहा है इसलिए। और ये ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि यहाँ पर हैड है और कुड हैव बीन सेम वर्ब है। ठीक है, डन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कोहेरेंट पैसेज से, यानी कि कोहेरेंट पैराग्राफ से। और इसमें मैंने आपको बताया है इन्हें सॉल्व करने के लिए कभी भी हमको सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस पता करना होता है। और इंट्रोडक्टरी सेंटेंस दिस, दैट, दीज, दोज, इट
से स्टार्ट नहीं होता और ना ही कंक्लूजन बताने वाले वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे कि थ्रू दिस ट्रेनिंग, तो ये कंक्लूड करेगा, ठीक है, तो इससे भी स्टार्ट नहीं होगा और दिस से भी स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर बचता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों तो रॉन्ग हो गए, 1 है और 4 से तो स्टार्ट होना नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि ये 1 हो गया इसका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, जिसमें कि बोला गया है, डिफाइन किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग मशीन दैट कैन स्टिमुलेट ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में फोकस करता है ऐसे मशीन्स को क्रिएट करना जो कि ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन को स्टिमुलेट यानी कि पुश करे, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि 4 आएगा या 3rd। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग, इस ट्रेनिंग से, और फिर बोला गया है 3rd में दिस इज अ टिपिकली अचीव्ड। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, और फिर इसके बाद ऐसा आना चाहिए सेंटेंस जिससे फर्दर डिस्क्राइब किया जा रहा हो। तो यहाँ पर 4 से तो ये होगा नहीं, तो ये हो जाएगा रॉन्ग। अब देखिए 3rd है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा करेक्ट। अब मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ। दिस इज टिपिकली अचीव्ड बाय ट्रेनिंग मशीन्स लर्निंग मॉडल ऑन वास्ट data, allowing them to identify pattern and make predictions। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस फील्ड पर काम कर रहा है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड पर, तो ये मशीन्स क्रिएट कर रहा है, और ये मशीन्स को क्रिएट करना वो भी ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शंस के बेसिस पर, तो वो कैसे होगा? तो ये एक टिपिकली अचीव हो सकता है बाय ट्रेनिंग मशीन लर्निंग मॉडल। तो इस मॉडल से on vast database allowing them to identify pattern, जिससे कि हम उसे अलाउ करेंगे डिफरेंट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने और प्रिडिक्शंस को बनाने में। ओके, तो यहाँ पर इस चीज़ को फर्दर डिस्क्राइब यही कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर 3rd आया है। अब 3rd के बाद यहाँ पर 4 आएगा। 4 में क्या बोला गया है कि थ्रू दिस ट्रेनिंग, यहाँ पर इस ट्रेनिंग को पहले डिफाइन किया गया है, अब इस ट्रेनिंग के बारे में बताया जा रहा है, इसीलिए पहले 4 नहीं आया, पहले 3rd आया, ठीक है, क्योंकि पहले ट्रेनिंग क्या है वो बताया जाएगा, फिर उस ट्रेनिंग को फर्दर डिस्क्राइब किया जाएगा। तो थ्रू दिस ट्रेनिंग अ एआई सिस्टम लर्न टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। अब इस वास्ट ट्रेनिंग से क्या होगा कि जो एआई सिस्टम है वो एक स्पेसिफिक टास्क कैसे परफॉर्म किया जाता है वो सीखेगा, और सच एज रिकॉग्नाइज ऑब्जेक्ट्स इन इमेज और ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट। और उसमें भी क्या क्या है कि इमेज में ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना और टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद 2 आएगा। 2 में क्या दिया गया है? दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। अब ये प्रोसेस किस चीज़ में यूज़ होगा? यहाँ पर कंक्लूजन दिया जा रहा है कि ये सारे प्रोसीजर यूज़ होते हैं वेरियस एप्लीकेशंस में, फ्रॉम सेल्फ ड्राइविंग कार टू मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम। यहाँ पर ये बता दिया गया है कंक्लूजन कि इन चीज़ों का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, तो इसीलिए ये एकदम एंड में आएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3rd। डन। क्वेश्चन नंबर 20 है लॉजिकल पैसेज से। अब मैंने जैसा कि आपको बताया है दिस डैट दिस दोज, इनसे तो सेंटेंस स्टार्ट होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए दे प्रोवाइड हैबिट्स, तो दे से भी स्टार्ट नहीं होता, ओके, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होता। तो यहाँ पर 3rd है, 3rd वाला होगा नहीं। अब 2 ही है। अब आपको पता चल गया कि स्टार्ट यानी कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो होगा वो होगा 2। ओके, तो 2 में क्या दिया है? कोरल रीफ्स आर वाइटल मेराइन इकोसिस्टम। जो कोरल रीफ्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मराइन इकोसिस्टम है। जैसा कि मैंने आपको एसएससी सीजीएल 17 सितंबर 2025 के शिफ्ट नंबर 3rd में जो पैसेज दिया गया था ओशियन एसिडिफिकेशन, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कोरल रीफ्स जो होते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। कोरल रीफ
के ख़त्म होने की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है ओशियन की वो हो रही है डिक्लाइन। ठीक है, यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि जो कोरल रीफ है वो वाइटल मेराइन इकोसिस्टम है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेराइन इकोसिस्टम है। अगर जो कोरल रीफ को कुछ होगा तो मेराइन इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा या फिर डिक्लाइन भी हो सकता है। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। ये डिसाइड करना है कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस आएगा। तो यहाँ पर देखिए, दे प्रोवाइड हैबिटेट्स फॉर काउंटलेस स्पीसीज एंड प्रोटेक्ट कोस्टल लाइन्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं अब वो वाइटल है, लेकिन वाइटल क्यों है? क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे, मतलब कि जितने भी स्पीसीज हैं मेराइन इकोसिस्टम में उनको प्रोटेक्शन और हैबिटेट। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद यही आना चाहिए, तो यहाँ पर थर्ड आना चाहिए। तो यहाँ 1 है, ये होगा नहीं, यहाँ 4 है, ये भी नहीं होगा, यहाँ 3 है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। डन। अब इसके बाद आना है 4 वाला, पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज पोज सीवियर थ्रेट टू देयर सर्वाइवल। अब जो क्लाइमेट चेंज या फिर पॉल्यूशन है उसकी वजह से कोरल रीफ्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है कि उनके सर्वाइवल के ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट में देयरफॉर वाला आता है। क्यों? क्योंकि ये कंक्लूड करेगा। देयरफॉर प्रोटेक्टिंग देम इज अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, अब यहाँ पर हम एंडिंग सेंटेंस से भी पता कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, इंट्रोडक्टरी हमने पता कर लिया था। अब एंडिंग वाला अगर हम पता करते तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि देयरफॉर है और ये कंक्लूजन बताता है, तो ये लास्ट में आ जाएगा। 2 से स्टार्ट हो रहा है और 1 पर ख़त्म हो रहा है, ऐसा कौन सा है? तो 2 से स्टार्ट ये हो रहा है, 1 पर ख़त्म हो रहा है, और ये 4 पर हो रहा है, ये 1 पर हो रहा है, और ये 2 से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए ये तीनों हो जाते रॉन्ग और ये हो जाता करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हैं अब पैसेजेस से, और पैसेजेस में यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं 21 से 25 तक। और जैसा कि आपको पता है कि पैसेज को सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया है। सबसे पहले टाइप पता करना, तो टाइप यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो पैसेज होते हैं वो 101% एसएससी एनालिटिकल पैसेजेस ही देती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी इसका लेंथ। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1, 2 एंड 3 पेज, तो 3 पेजेस में ये पैसेज गिवन है और यहाँ पर इसका लेंथ भी अच्छा खासा है, तो इसलिए ये क्या है, एक एनालिटिकल पैसेज है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एनालिटिकल पैसेजेस में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं कि ये एक एनालिटिकल पैसेज है, जैसे कि कंटेम्परेरी, सबटाइल, वाइल, येट, एनालिटिक्स, थ्रू, algorithmic and manipulation. Similarly, moreover, rather than, significant, conscious, but rather। तो ये सारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि rather than, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये पैसेज एक एनालिटिकल पैसेज है। अब हम यहाँ पर शुरू के कुछ लाइन और लास्ट के कुछ लाइन पढ़ेंगे जिससे कि हमें आइडिया मिलेगा कि इस पैसेज में किस बारे में डिस्कशन हुआ है, और एंड में जाकर अगर पैसेज में कंक्लूजन में चीज़ों को बैलेंस किया गया है तो ये एक एनालिटिकल पैसेज माना जाएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू के कुछ लाइन पढ़ते हैं। इन कंटेम्परेरी डिस्कोर्स फ्री विल इज ऑफ्टन सेलिब्रेटेड एज द कॉर्नस्टोन ऑफ इंडिविजुअल ऑटोनॉमी एंड डेमोक्रेटिक एजेंसी। यानी कि आजकल की बातचीत में फ्री विल को अक्सर व्यक्तिगत ऑटोनॉमी और डेमोक्रेटिक एजेंसी की नींव के तौर पर माना गया है। यानी कि आजकल लोग फ्री विल यानी कि अपनी मर्जी से फैसला लेने को बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं। ओके, येट लेकिन अ डीपर एग्जामिनेशन रिवील दैट दिस perceived freedom may be more constructed than the authentic। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो ये पूरी तरह असली नहीं है।
ठीक है, गहराई से देखने पर ये चीज़ रिवील होती है, ये चीज़ सामने आती है कि जो फ्रीडम है वो बनावटी है, एक इल्यूज़न है, ऑथेंटिक नहीं है, यानी कि असली नहीं है। फिर है मॉडर्न सोसाइटी व्हाइल आउटवर्डली कैंपेनिंग लिबर्टी सबटाइल engineer conformity through the system of social conditioning, digital surveillance and algorithmic manipulation। यानी कि मॉडर्न समाज बाहर से आज़ादी की समर्थन करता है, लेकिन यानी कि मॉडर्न जो समाज है वो एक तरफ तो बाहर से आज़ादी का समर्थन करता हुआ दिखता है, लेकिन सोशल कंडीशनिंग और डिजिटल सर्विलांस एंड एल्गोरिथमिक मैनिपुलेशन यानी कि चीज़ों को मैनिपुलेट करने में सिस्टम के जरिए धीरे धीरे एक जैसा ही हमें बनाता जा रहा है। यानी कि अगर आप देखें तो यहाँ पर फ्री विल, आपकी खुद की चॉइस को सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया है। यानी कि जो चीज़ आप सोशल मीडिया पर देखते हैं वही चीज़ आप खाते पीते और पहनते हैं। मैक्सिमम लोगों की थिंकिंग को ख़त्म करके जो चीज़ हमें दिखाई जाती है उसी चीज़ को हम परचेज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर हमें सबको एक जैसा बनाया जा रहा है, हमारी खुद की थिंकिंग को ख़त्म किया जा रहा है। द चॉइस वी मेक, व्हाट टू वियर, व्हाट टू कंज्यूम, even what to believe are frequently shaped less by volition than by invisible framework of control। यानी कि वो चॉइस कि क्या हम पहनेंगे, क्या हम खाएंगे, यहाँ तक कि हमें क्या सोचना है, हमें किस चीज़ पर बिलीव करना है, ये चुनाव भी अक्सर अपनी मर्जी से कम और कंट्रोल के अनदेखे फ्रेमवर्क से ज़्यादा बनते जा रहे हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिलीफ इज़ अ टेलिंग एग्जाम्पल। यानी कि कंज्यूमर की जो विश्वास है इसका यह एक जीता जागता उदाहरण है। तो शुरू के लाइन से आपको पता चला कि यहाँ पर बताया गया है कि आजकल के टाइम पर हमारी खुद की फ्रीडम कितनी रह गई है। फ्रीडम मतलब कि खुद की थिंकिंग को कितना बिलीव करते हैं या फिर कितना उसको फॉलो करते हैं या फिर दिखावटी चीज़ों को कितना मानने लगे हैं। अब लास्ट की कुछ लाइन पढ़ते हैं, जैसे कि रिकॉग्नाइजिंग द आर्किटेक्चर दैट अंडरपिन्स आवर चॉइस इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिक्लेमिंग ऑटोनॉमी। यानी कि अगर हम समझ लें कि डिसीज़न के पीछे क्या सिस्टम काम करता है तो वही असली फ्रीडम पाने का पहला स्टेप होगा। यानी कि दोबारा से हम अपनी ऑटोनॉमी को पा सकते हैं। ट्रू एजेंसी देयरफॉर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस बट द कंसाइज इंटेरोगेशन ऑफ इट। यानी कि इसलिए सच्ची सक्रियता प्रभाव की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसका सचेत रूप से विश्लेषण करना है। विदाउट सच रिफ्लेक्शंस फ्री विल इन मॉडर्न सोसाइटी मे रिमेन अ कंफर्टिंग माइगर रेदर देन एन एग्जिस्टेंशियल रियलिटी। यानी कि इसी तरह चिंतन के बिना आधुनिक समाज में स्वतंत्र इच्छा एक वास्तविकता के बजाय सुकून देने वाला भ्रम ही बनकर रह सकती है। इसीलिए अगर जो हमें इस भ्रम से बाहर निकलना है तो कोई भी चीज़ अगर हम देख रहे हैं तो उसका प्रॉपर इंटेरोगेशन करें, फिर उसके बाद उस चीज़ को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि जो हमारी विलिंग पावर है वो मेंटेन्ड रहेगी, वो जागरूक रहेगी। ओके, तो ये एक एनालिटिकल पैसेज है और एनालिटिकल पैसेज को पहचानने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स अटैच किए हैं, जैसे कि येट, बट, रेदर। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि डीपर एग्जामिनेशन, रिवील, कंस्ट्रक्टेड, इल्यूजन। ये सारे वर्ड्स हमारे इस पैसेज में यूज़ हुए हैं। कोज और इफेक्ट बताने के लिए थ्रू, बाय, बिकॉज, दस, ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं। और एब्स्ट्रैक्ट्स या फिलोसफिकल वर्ड्स जो हैं यहाँ पर फ्री विल, ऑटोनॉमी, एजेंसी, कन्फर्मिटी,
कंडीशनिंग, ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि कंसेप्चुअल डिस्कशन यहाँ पर हुआ है, ये एक एनालिटिकल पैसेज है। ठीक है, अब क्रिटिकल टोन वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं? मैनिपुलेशन, इंजीनियर्ड, एक्सप्लॉइट, इल्यूजन, ये सारे वर्ड्स यहाँ पर यूज़ हुए हैं। ओके, लास्ट में कंक्लूजन या फिर सजेशन बताने वाले वर्ड क्या हैं? टू बी क्लियर, रेदर, देयरफॉर, ट्रू एजेंसी, विदाउट सच रिफ्लेक्शन। तो ये फाइनल जजमेंट दे रहे हैं। ओके, तो अगर पैसेज में ये 3 चीज़ें मिले तो तुरंत एनालिटिकल मान लो, जैसे कि आइडिया या फिर क्रिटिसिज्म, लॉजिक प्लस एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन या फिर सजेशन। तो ये वाले क्या होते हैं? एनालिटिकल पैसेज होते हैं। देन अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है, व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज। जो पैसेज है इसमें सेंट्रल आर्ग्यूमेंट क्या है? जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर फ्री व्हीलिंग से रिलेटेड है सेंट्रल पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, फ्री विल इज इनकम्पैटिबल विद डेमोक्रेसी, यानी कि स्वतंत्र इच्छा लोकतंत्र के साथ असंगत है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला गया था। मॉडर्न सोसाइटी गिव फुल ऑटोनॉमी टू द इंडिविजुअल्स, जो मॉडर्न सोसाइटी है वो फुल ऑटोनॉमी दे रही है? नहीं दे रही है, ये हमारी ऑटोनॉमी को छीन रही है, यहाँ तक कि हमारी फ्री विलिंग भी ख़त्म कर रही है। तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग। ऑटोनॉमी इज़ द बेस्ट अचीव्ड थ्रू कैपिटलिज्म, नो। ट्रू फ्रीडम रिक्वायर इंटेरोगेशन ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी कि सच्ची स्वतंत्रता के लिए प्रभावों की जांच पड़ताल करना आवश्यक है, जैसा कि यहाँ पर आपने लास्ट पैराग्राफ में देखा था। ट्रू एजेंसी देयरफॉर इज नॉट द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लुएंस बट द कंसाइज इंटेरोगेशन ऑफ इट, यानी कि इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करने से ही सच्ची स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉग्निटिव इको चैम्बर। तो इस पैसेज के हिसाब से कॉग्निटिव इको चैम्बर का मतलब क्या है? यहाँ पर दिया गया है, सिमिलरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्यूरेट इंफॉर्मेशन इकोसिस्टम दैट एनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग बायसेस क्रिएटिंग कॉग्निटिव इकोसिस्टम। तो कॉग्निटिव इकोसिस्टम चैम्बर के बारे में ही यहाँ पर पूछा गया है। दैट मैस्क्यूरेड एज इन्फॉर्म्ड चॉइस, इसका मतलब ये है कि सिमिलरली इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी जानकारी दिखाते हैं जो हमारी पहले से बनी सोच को और मजबूत करती है, जिससे एक ऐसा मानसिक माहौल बन जाता है, यहाँ पर कॉग्निटिव इकोसिस्टम चेम्बर बन जाता है, जहाँ हमें लगता है कि हम सही हैं और पूरी जानकारी के आधार पर निर्णय ले रहे हैं, जबकि असल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इफ़ेक्ट होते हैं। ओके, ऑप्शन 1 है, मीडिया इकोइंग पब्लिक ओपिनियंस। इसका मतलब है कि मीडिया का लोगों की राय को दोहराना, यानी कि मीडिया वही बोलता है जो कि लोग सोचते हैं। नहीं, यह एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। रिपीटेटिव पॉलिटिकल स्लोगन्स, यानी कि बार बार दोहराए जाने वाले राजनीतिक नारे, तो ये भी रॉन्ग है। चैटबॉट्स मिमिक यूजर्स, यानी कि जो चैटबॉक्स हैं वो यूजर्स की नकल करते हैं। नहीं। ऑप्शन 3 है, इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट्स रीएनफोर्सिंग एग्जिस्टिंग बिलीव्स, यानी कि ऐसी जानकारी वाला माहौल जो हमारी पहले से बनी सोच को और मजबूत करता है, मतलब कि हमें वही इंफॉर्मेशन दिखाते हैं जो हमारी सोच को सपोर्ट करती है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ डू पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम अफेक्ट कस्टमर चॉइस, यानी कि इस पैसेज के अनुसार जो पर्सनलाइजेशन एल्गोरिदम है वो उपभोक्ता यानी कि कस्टमर के पसंद को कैसे प्रभावित करती है। दे एलिमिनेट मार्केट कंपटीशन, यानी कि वे बाजार प्रतिस्पर्धाओं को समाप्त करती है। नहीं।
दे एम्पावर यूजर डिसीजन, यूजर के डिसीजन को एम्पावर करती है? नहीं। दे इंक्रीज डेटा प्राइवेसी? नो। दे मैनिपुलेट प्रेफरेंसेस सबटाइल, यानी कि वे प्राथमिकताओं को सूक्ष्मता से प्रभावित करते हैं। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनलाइजेशन इंजन मस्क्वेरेड एज फैसिलिटेटर ऑफ चॉइस, यानी कि जो पर्सनलाइज इंजन है पसंद को सुगम बनाने के रूप में सामने आती है, बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तविक में दे नर्ज इंडिविजुअल्स टुवर्ड डिसीजन ऑलरेडी इंजीनियर्ड टू ऑप्टिमाइज कॉरपोरेट प्रॉफिट, लेकिन वे व्यक्तियों को ऐसे निर्णय की ओर धकेलते हैं जो पहले से ही कॉरपोरेट प्रॉफिट को अधिकतम करने की तैयारी किए गए होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा फील होता है कि ये पर्सनलाइज जो इंजन है वो हमारी सुगमता के लिए है, लेकिन ये हमें ऐसे डिसीजन लेने को मजबूर करते हैं जिससे कि इनका खुद का प्रॉफिट होता है। ओके, तो यहाँ पर यही दिया गया था कि दे मैनिपुलेट प्रेफरेंस सबटाइल। ओके, तो ये हमारे प्रेफरेंसेस को मैनिपुलेट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाई डज द ऑथर मेंशन करियर चॉइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्री विल? तो जो ऑथर है उसने करियर चॉइस को फ्री विल के कॉन्टेक्स्ट में क्यों मेंशन किया है? टू शो हाउ एजुकेशन लीड टू ऑटोनॉमी? नहीं। टू हाईलाइट द irrelevance of family? No. To argue that class no longer matter? No. To illustrate the illusion of self-determination shaped by societal filter, यानी कि सोसाइटल फिल्टर द्वारा निर्मित आत्मनिर्णय यानी कि खुद से लिए गए निर्णय के भ्रम को दर्शाने के लिए यहाँ पर कैरियर चॉइस को फ्री व्हीलिंग के कॉन्टेक्स्ट में दर्शाया गया था। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ पर्सन मे चॉइस अ करियर पाथ बट दैट चॉइस इज ऑफ्टन फिल्टर्ड थ्रू एक्सपेक्टेशंस शेप्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक क्लास, जियोग्राफी एंड फैमिलियल प्रेशर्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने करियर का मार्ग चुन सकता है, लेकिन यह चुनना अक्सर सामाजिक, आर्थिक वर्ग और भूगोल और पारिवारिक दबाव से प्रभावित अपेक्षाओं से छनकर आता है। यहाँ पर भी फ्री विलिंग एग्जैक्ट ऐसा काम नहीं करती है, यहाँ पर भी दबाव से ही डिसीजन निकल रहा है। अब ये सेम क्वेश्चन 22 वाला गलती से यहाँ पर रिपीट हो गया है। यहाँ पर मैं 25 का क्वेश्चन क्या है वो लिख देती हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट टोन बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स पर्सपेक्टिव? तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इनमें से कौन सा टोन है जो कि ऑथर के पर्सपेक्टिव को अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। ऑप्शन 1 में है फैटलिस्टिक एंड पैसिव। ऑप्शन 2 में है न्यूट्रल एंड हिस्टोरिकल। ऑप्शन 3 है रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल। ऑप्शन 4 में है ऑप्टिमिस्टिक एंड परसुएसिव। ठीक है, फैटलिस्टिक एंड पैसिव यानी कि भाग्यवादी और निष्क्रिय। तो यहाँ पर ऐसा कोई सेंस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा रॉन्ग। न्यूट्रल एंड हिस्टोरिकल,
यानी कि तटस्थ और ऐतिहासिक। तो ऐसा भी कोई सेंस नहीं है, इतिहास से तो रिलेटेड ये है ही नहीं। ऑप्टिमिस्टिक एंड परसुएसिव, तो ये है आशावादी और प्रेरक। प्रेरक, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ भी आशाएं नहीं दिखाई जा रही और ना ही कोई प्रेरणा दी जा रही है। फिर है रिफ्लेक्टिव एंड क्रिटिकल, यानी कि चिंतनशील और आलोचनात्मक। ठीक है, तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। यहाँ पर फ्री व्हीलिंग को लेकर के चिंता दिखाया गया है और जो हमारी फ्री व्हीलिंग को मैनिपुलेट कर रही हैं सोशल मीडिया या फिर एजेंसीज, तो उन सारी चीज़ों के खिलाफ यहाँ पर आलोचना दिखाया गया है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। डन। एंड इसी के साथ आज का लेक्चर होता है ख़त्म। और अगर जो आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। और लेक्चर एक बार कंप्लीट होने के बाद, वीडियो देखने के बाद, आप खुद से जाकर घर पे इस पीडीएफ को ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ से जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और अगर जो आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको माइंड मैप्स का लिंक मिल जाएगा। और ये जो सीरीज़ अभी चल रहा है सीजीएल के 2025 के पीवाईक्यू का, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको वीडियो आने की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।